राजपूत फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्राप्त होता है, आज इस वीडियो में हम इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं करंट के प्रकार कितने होते हैं, धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो धारा मुख्य रूप से दो प्रकार होता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट तो डायरेक्ट करंट या डिस्ट धारा, इसको डिस्ट धारा कहते हैं। डिस्ट धारा या डीसी करंट, इसको शॉर्ट में डीसी भी बोला जाता है। डीसी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो ऐसे धारा जिसका समय के साथ परिमाण तो बदल सकता है लेकिन दिशा बदलती नहीं है, ऐसे धारा को हम कहेंगे डिस्ट धारा। तो डिस्ट धारा ऐसे करंट होते हैं जिसका समय के साथ परिणाम बदल सकता है लेकिन दिशा बदलती नहीं है, अर्थात धन और ऋण नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे डिस्ट करंट, डीसी धारा। इसका ग्राफ में अगर हम निरूपण करें टाइम के साथ, इसमें करंट को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी इनके समान में होंगे। ठीक है, डिस्ट करंट क्लियर हो गया। डिस्ट करंट के दो प्रकार होता है, ये एक समान डिस्ट धारा, एक समान डिस्ट धारा और एक परिवर्ती डिस्ट धारा। एक समान डिस्ट धारा में क्या होता है, समय के साथ अगर उसके परिमाण भी ना बदले, दिशा तो बदलता ही नहीं है लेकिन परिमाण भी अगर ना बदले, तो हम उसे एक समान डिस्ट धारा कहेंगे। एक समान डीसी करंट, एक समान डिस्ट धारा, और जिसमें समय के साथ इसके परिमाण में कोई परिवर्तन ना हो, दिशा तो परिवर्तित होती नहीं है, साथ में इसके परिमाण भी न बदले, तो हम उसको एक समान डिस्ट धारा कहेंगे। दूसरा है परिवर्ती, परिवर्ती डिस्ट धारा। परिवर्ती डिस्ट धारा किसको कहेंगे, ऐसे डिस्ट धारा जो समय के साथ इसका परिमाण बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हम मान लें, ये यहाँ पे टाइम है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट है, तो करंट जो है इसका परिमाण बदल सकता है लेकिन वो चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ना पॉजिटिव करंट देगा लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा, भले उसकी वैल्यू बदलती रहेगा। मान लो 5 सेकंड में वो 1 एम्पियर धारा गया, 10वें सेकंड में वो 2 एम्पियर धारा हो गया, फिर 15वें सेकंड में वो 1.5 एम्पियर धारा हो गया। तो इस प्रकार से धारा का मान परिवर्तित हो सकता है लेकिन समय परिवर्तन दिशा परिवर्तन नहीं होगी, धनात्मक है तो धनात्मक रहेगा। तो इस प्रकार के डिस्ट धारा कहेंगे परिवर्ती डिस्ट धारा। तो पहले डिस्ट धारा के अंतर्गत दो प्रकार है, एक समान डिस्ट धारा और परिवर्ती डिस्ट धारा। तो डिस्ट धारा है क्या, ऐसे धारा जो समय के साथ बदलता, जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, परिमाण भले बदल सकता है, डिस्ट धारा कहलाता है। अब इसी का उल्टा होता है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा को हम देखें तो ये समय के साथ ऐसे धारा है, ऐसे करंट जो समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो, परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो, तो उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव करंट, डिस्ट धारा। जैसे इसका ग्राफिक निरूपण करें तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, धारा समय के साथ अगर हम देखें तो धारा का मान बदलती जाती है, एक अधिकतम धारा होने के बाद फिर वो नीचे उतरता है और उसके बाद इसका मान फिर न्यूनतम धारा में चला जाता है। तो अधिकतम धारा को शिखर मान कहेंगे, I0 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये धारा के वैल्यू जो है परिवर्तनशील होता है, इसको हम कहेंगे डिस्ट धारा। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चलते रहते हैं, तो इसके परिमाण भी हर क्षण बदलती जाती है, हर समय इसमें परिमाण भी परिवर्तित होता है। तो ये है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। देखते हैं अल्टरनेटिव ईएमएफ, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है क्या, जैसे हमने अभी देखा करंट प्रत्यावर्ती होता है, बदलते रहता है, तो ऐसे विद्युत वाहक बल भी परिवर्तनशील होगा। तो वह विद्युत वाहक बल जो समय के साथ
परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो उसे हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हम कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको हम आगे देखते हैं। चलिए मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पे हमने एक आयताकार लूप को इस प्रकार से रखा। चलिए ये मान लेते हैं एक आयताकार लूप है जो इसके लंबवत रखा गया है। चलिए मान लेते हैं इसमें n फेरे लगे हुए हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये एक कुंडली है, एक आयताकार लूप है, इस आयताकार लूप को एक चुंबकीय क्षेत्र पे रखा गया है, लंबवत रखा गया, उस कुंडली पर मान लेते हैं n फेरे हैं। तो अब हम इसको इसके लंबवत दिशा में इस प्रकार से इस दिशा पर हम एक समान कोणीय वेग से इसको घुमाते हैं। चलिए मान लेते हैं ये किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। चलो मान लेते हैं किसी क्षण वो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है, इसको हम एक समान कोणीय वेग से ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से इसको घुमाया जा रहा है, तो क्या परिवर्तित होगा तो उसको देख लेते हैं। तो अपने को पता है कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल, ये फॉर्मूला है इसका कोणीय वेग का। तो देखिए कोणीय वेग ओमेगा, इस कोणीय वेग से एक समान कोणीय वेग से इसको गोल घुमाया जा रहा है, तो इसमें कोणीय विस्थापन थीटा और समय कितना t, सो थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा t। इस प्रकार से इसका विक्षेप आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो फैराडे के नियम अनुसार से इसके पृष्ठ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने के कारण फैराडे के नियम से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी। ये हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आयताकार लूप को घुमा दे, अर्थात उसमें घुमाएंगे तो इसके बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं इस कुंडली में कि पृष्ठ का क्षेत्रफल a तथा फेरों की संख्या n हो, तो इसके पृष्ठ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5 हो, तो फैराडे नियम से क्या होता है, फैराडे नियम से, तो हमने फैराडे नियम से प्राप्त किया कि फाई E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये है फैराडे का नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन के दर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये आ जाता है E इक्वल्स टू माइनस, अभी फाई की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो फाई की वैल्यू हम निकालते हैं, तो फाई इक्वल टू होता है E डॉट ds। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स फाई की वैल्यू होता है फाई इक्वल टू b डॉट l, b डॉट a चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो फ्लक्स कहलाता है। तो फाई इक्वल टू आपको मिलेगा बी ए कॉस थीटा। तो ये हो गया, ये एक फेरे के लिए है और इसमें n फेरे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर n टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो फ्लक्स की वैल्यू n बी ए कॉस थीटा होता है। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे
हाँ, फाई वैल्यू भी आप रख सकते हो यहां से। तो फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू होता है ओमेगा टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और विद्युत वाहक बल E निकल जाएगा। तो देखिए E इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी। फाई वैल्यू रख दीजिए, क्या है एन बी ए कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। तो इसका अवकलन करना है, एन बी ए कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, माइनस एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। तो इसका अवकलन गुणांक होता है, कॉस का अवकलन होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, कॉस का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर ओमेगा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो माइनस एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, ये आपको प्राप्त होगा। तो ये E की वैल्यूज हुआ, ये पॉजिटिव को नहीं लिखेंगे। तो यहां पर देखिए ये वाला वैल्यू एक कांस्टेंट को दर्शाता है, अचर राशि को दर्शा रहा है, क्योंकि n की वैल्यू फेरेड संख्या नियत है, ओमेगा एक नियत कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, b चुंबकीय क्षेत्र थीटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, a इस आयताकार लूप का क्षेत्रफल है। तो इसको हम देखें तो कांस्टेंट है, इसको मैं E नॉट से डिनोट कर दूं तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल इसमें प्राप्त हो रहा है, वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, साइन के फलन पे प्राप्त हो रहा है, साइन का फंक्शन है, और साइन का फलन हम देख चुके हैं मैथ्स में, वो अल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत वाहक बल E का मान, साइन का फलन आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये वाले पोर्शन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अब विद्युत वाहक बल का वैल्यू आपको मिल गया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से देखिए ई नॉट की वैल्यूज होता है एन ओमेगा बी ए, जो कि ये कांस्टेंट है, इसी को इसका शिखर मान भी कहा जाता है, शिखर मान या अधिकतम मान कहते हैं। विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यूज कहा जाता है इसको। तो हम इसका अगर ग्राफी निरूपण करें, यानी साइन का फलन में अगर निरूपण करें, तो ये इसका जो ग्राफ बनता है, क्योंकि साइन का आप ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलती है, इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलता है, जिसका ये वाला जो पोर्शन है जो अधिकतम स्थिति में आता है उसको हम शिखर मान कहेंगे इस प्रकार से, और ये न्यूनतम की स्थिति में है। तो ये विद्युत वाहक बल E, ये समय के साथ इसका ग्राफ खींचे तो ये E0 होगा, E माइनस 0 हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अब मान लेते हैं इस कुंडली का प्रतिरोध यदि R है, मान लेते हैं इस कुंडली का प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से क्या होता है, तो ओम के नियम से आप देखे होंगे धारा बराबर होता है विभवांतर विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध, ये फार्मूला है ओम के नियम से। मान लो इस कुंडली का प्रतिरोध अगर R है तो धारा का मान ये मिलेगा, तो I इक्वल टू E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R। तो यहां से आप देख सकते हैं E इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। कांस्टेंट मतलब समय के साथ अचर राशि है, तो समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको हम I नॉट लिख सकते हैं, तो I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर I नॉट क्या है, E नॉट बाई R है, इसको कहेंगे शिखर धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान या अधिकतम मान कहलाएगा। तो ये हो गया आपका धारा का शिखर मान या धारा का वैल्यू। तो ये धारा के लिए व्यंजक आपको मिल गया, प्रत्यावर्ती धारा के लिए मिल गया। इसका अगर हम ग्राफी निरूपण करें तो इसी प्रकार से ये भी प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी साइन का फलन है, तो इस प्रकार से ग्राफ को डिनोट करेगा। ये होगा ऊपर आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, ये धारा,
यहाँ पर समय का फलन है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो गई। हाँ, अब आगे देखते हैं एसी करंट का मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्गमूल माध्य मान देखते हैं। तो औसत मान होता क्या है, तो एक चूंकि करंट जो है प्रत्यावर्ती धारा जो है परिवर्तनशील है, इसकी फिक्स वैल्यू है नहीं, कभी ना परिमाण में स्थिर है ना ही दिशा में स्थिर है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा औसत मान। किसी बताने के लिए औसत मान निकाला जाता है। तो औसत मान हम कैसे निकालें, तो धारा का औसत मान क्या होगा, तो हम अभी देखे हैं प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये इस प्रकार से परिवर्तनशील है, धन ऋण के रूप में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे वैकल्पिक रूप से देखें धारा का औसत मान निकालें, तो देखिए ये इस प्रकार से एक एक टर्म आपको मिलते जा रही है। तो यहाँ से देखेंगे इस टर्म में अगर कुल धारा को देखें, तो पहले टर्म मान लो यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ तक है वो पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव है। तो दोनों को अगर हम प्लस करें, क्योंकि औसत निकालने के लिए कुल डाटा बटे डाटा की संख्या ये देखा जाता है, तो कुल डाटा अगर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डाटा तो जीरो मिलेगा, क्योंकि आधे भाग में पॉजिटिव है और आधे भाग में नेगेटिव है। तो इसलिए ये वैल्यू जीरो होगा, तो ये जीरो ये भी जीरो हुआ। तो ऐसे आगे कितने भी आप लेते जाएंगे, जितने टर्म लेंगे उतने बार आपको जीरो मिलेंगे। तो मान के चलिए इसका औसत मान बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो गणितीय रूप में इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये समय के साथ है, तो यहां से यहां तक आने का, करंट को यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय कहलाता है वो आवर्तकाल कहलाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, एक पूरा चक्र चलने का जो समय होता है वो कहलाता है आवर्तकाल। हम लोग ये इसमें देख चुके थे, तरंग में देख चुके थे। तो ये आवर्तकाल टी है। तो अगर हम इसी का माध्य निकाल लें तो सबका माध्य वो कहलाएगा। तो हम यहां से यहां तक माध्य निकालें, तो औसत निकालेंगे, तो औसत मान निकाला जाए तो इसके लिए क्या होगा, 0 से t तक का कुल धारा डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा यहां से यहां तक, कि कितने टर्म हुआ, t टाइम। तो इस प्रकार से अगर हम निकाले तो इसका औसत वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहां से यहां तक कुल धारा कैसे निकालें। अब देखिए ये समय के साथ बहुत परिवर्तनशील है, छोटे छोटे पॉइंट में परिवर्तन हो रहा है। तो हम देखें औसत यानी योग निकालने के लिए आप तो समेशन लगाते हैं, आप तो समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये परिवर्तन बहुत ही अल्प है, इसलिए इसमें समाकलन निकालना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका निकालें तो समाकलन 0 से t तक किसका निकाला जाए, धारा का कुल मान निकालें, तो I इंटू dt, ये हो गया कुल धारा डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां से यहां तक कुल धारा कैसे, धारा निकालने के लिए या किसी को जोड़ने, पहले जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको समेशन का उपयोग करना पड़ता है या तो समाकलन का उपयोग करना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पर परिवर्तन बहुत अल्प है, इसलिए हम क्या लिए हैं, समाकलन का उपयोग कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये t है तो इसको 1/t कर देता हूँ, 0 से t, और I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी dt। हम इससे पहले निकाल चुके थे I की वैल्यू, t की वैल्यू। ठीक है, तो इसका हमें समाकलन अब करना है। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से हम I नॉट को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा I नॉट बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt 0 to t। अब साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस होता है, तो माइनस I0 बाई टी, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर समाकलन होता है ओमेगा जो नीचे आएगा। ठीक है, तो 0 से t तक। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, I माइनस I नॉट बाय ओमेगा टी इंटू, अब इसमें अपर लिमिट रख दें, तो यानी कॉस ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी रखे हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 0 रखे हैं, तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू है 2 पाई अपॉन टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा माइनस I नॉट
बाई ओमेगा टी कॉस ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2t बाई सॉरी 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस जीरो की वैल्यू होता है 1, टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखें कॉस 2 पाई, यहाँ पे cos 2 पाई है, cos 2 पाई का मान फिर 1 आ जाएगा, तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी, ये 1 माइनस 1 और ये दोनों 0 हो जाएंगे, दैट इज इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगा। तो देख लीजिए धारा का औसत मान इस प्रकार से गणितीय रूप से निकालेंगे, लेकिन अगर हम वैकल्पिक रूप से देखें तो इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुल जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिला तो पूरे का मान 0 हो जाएगा, यानी कुल योग 0 हो जाएगा, लेकिन गणितीय रूप में इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए औसत मान 0 होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे धारा का औसत मान अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू आपको 0 मिला था। तो धारा का औसत मान 0, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी का रिजल्ट 0 आया, इसका मतलब है क्या, वो किसी भी विषय में पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है औसत मान 0, इसका मतलब नहीं है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन हम कैसे करें कि इसका मान निकल जाए, तो इसके लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला जाता है, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान निकाला जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये 0 क्यों आया, 0 क्यों आया। तो 0 इसलिए आया था, एक तो पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। पहले टर्म में पॉजिटिव, अर्ध चक्र में पॉजिटिव था और अर्ध चक्र में नेगेटिव था, और नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण 0 हो गया था। ठीक है नहीं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण 0 हुआ था। तो अगर हम वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, नेगेटिव को अगर पॉजिटिव कर लें तो वो धारा का योग अगर देखेंगे तो 0 नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पहले इसका वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, पहले वर्ग कर दो। तो वर्ग कर दे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो नेगेटिव हो रहा था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका माध्य निकाल लीजिए, पॉजिटिव का माध्य निकालेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक, माध्य हो गया। अब चूंकि हमने पहले वर्ग किया था तो इसलिए उसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसको स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, इस सीरीज से। क्लियर हुआ। तो चलिए चेक करते हैं वर्ग माध्य मूल मान को, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम धारा का रूट मीन स्क्वायर आरएमएस निकालते हैं। तो वर्ग, सबसे पहले धारा का वर्ग कर देंगे, आई का स्क्वायर, धारा का वर्ग हो गया। अब इसका माध्य निकालें, माध्य कैसे निकालते हैं, 0 से t तक समाकलन करते हैं। तो 0 से t तक dt, ये हो गया कुल धारा, कुल वर्ग धारा हो गया बटे कुल समय। क्लियर हो गया। तो ये हो गया वर्ग माध्य, वर्ग माध्य हुआ, अभी मूल नहीं हुआ, तो वर्गमूल के लिए आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। देख लीजिए धारा का वर्ग कर दीजिए आई स्क्वायर, उसका माध्य निकालें 0 से t तक, माध्य निकालेंगे कुल डाटा बटे कुल समय। तो कुल डाटा, कुल वर्ग डाटा क्या होगा, 0 से t आई इंटू dt, ये समाकलन रूप में, और बटा t, ये हो गया कुल धारा, ये औसत हो गया, यहां तक औसत हुआ। अब इसका वर्गमूल कर दें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये चूंकि हर टर्म में स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट लिखना ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें तो 1/t 0 से t तक आई स्क्वायर, आई की वैल्यू रख दें, आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे के स्क्वायर dt। अब इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/t 0 से t तक, ये हो गया आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब यहां पर देख लीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन होता नहीं है,
तो ये तो आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। आई नॉट स्क्वायर बाई टी हमने बाहर निकाल दिया टी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो इसलिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे, तो यहीं पर मैं इसको चेंज करने का तरीका बता दे रहा हूं, जो मैथमेटिकल है ये। चलिए देखते हैं, आपको पता होगा cos टू थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos टू थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहीं से अगर हम निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। ठीक है, इसको चेंज करके देख लीजिए। अब यहीं पर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा टी बस आ जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाई टी 0 टू टी आई नॉट को बाहर निकाल दो, स्क्वायर को, क्योंकि अचर राशि है ये, बाहर निकल गया। अब इसके वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, इस प्रकार से आ जाएगा। अब चलिए यहां से हम इसको सॉल्व कर लें 3 में। तो इसमें जो अलग अलग है टर्म को अलग अलग रख लें, तो चलिए आ जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बाई टी इंटीग्रेशन, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से t, ये फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं हाफ dt, हाफ इंटू dt। अब यहां वाले टर्म को लेंगे माइनस 0 से t, यहां हो गया cos 2 ओमेगा t बाई 2 इंटू dt, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, ये दो टर्म में था, दोनों टर्म को अलग अलग कर लिए। अब यहां का समाकलन तो इजी है, यहां कुछ नहीं है, तो t यहां पे आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल T, यहां पे हो जाएगा आपका स्मॉल t बाई 2 t टू 0। इसका समाकलन इजी है। अब इसका समाकलन देखें तो cos का हो जाता है sin, cos का हो जाएगा sin, तो माइनस ये 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसका अगर हम समाकलन करें तो ओमेगा टी फिर से बाहर आ जाएगा, यानी 4 ओमेगा हो जाएगा इसका समाकलन, और cos का समाकलन होता है sin 2 ओमेगा टी, ये भी आएगा 0 से t तक, ब्रैकेट क्लोज। ओके, समाकलन देख लीजिए, यहां पर dt है तो उसका t हो गया, इसका समाकलन cos का sin ओमेगा t होता है, और ओमेगा t का समाकलन करें तो 2 नीचे और आएगा, और ये 2 के साथ 4 ओमेगा हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अब आई नॉट स्क्वायर बाई टी, अब केवल इसकी लिमिट को रखना है, केवल लिमिट को रखना है, यहाँ पे t को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t बाई 2 माइनस 0 बाई 2, ठीक है, माइनस 1/4 ओमेगा। इसमें अगर हम देखें पहले कैपिटल टी रखें तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0, ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से अब देखें आई 0 स्क्वायर बाई टी इक्वल्स टू, ये 0 तो 0 हो जाएगा, आपको यहां पर मिलेगा t बाई 2। अब यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होता है तो वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाले वैल्यूज कितनी होगी उसको हम चेक करते हैं। -1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू हमने देखा 2 पाई बाई टी होता है, और ये कैपिटल टी, ठीक है, तो ये कैपिटल टी कैंसिल हो गया, और ये 4 पाई हो गया, तो साइन 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब की वैल्यू 0 होती है, तो
तो ये वाली वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, टी बाई 2। तो ये टी और टी फिर कैंसिल हो गया, बचा क्या, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, आई रूट मीन स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू है। देखो पूरे का वर्ग का वैल्यू है, क्या है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। लेकिन अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर रूट कर दे, वर्गमूल कर दे, तो वर्गमूल करेंगे तो आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आएगा, इसका वर्गमूल करें तो आई नॉट होगा और इसमें वर्गमूल 2 होगा। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो यहां देख सकते हैं शिखर मान का वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आई होप आज आपको प्रत्यावर्ती धारा, डिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान समझ में आ गया होगा। तो इतना, धन्यवाद।